ये कहानी सिर्फ मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के बारे में नहीं, बल्कि ताकत के इस खेल के हवाले से भी है जिसने सगे बहन भाइयों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया था। इस कहानी की इब्तिदा उस वक्त हुई जब फौजी आमिर मोहम्मद ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपने एक सियासी हरीफ के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। हालात की संगीनी को देखते हुए भुट्टो ने अपनी फैमिली से कहा कि वो फ़ौरन लंदन चले जाएं। उनके दोनों बेटे मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज़ भुट्टो तो लंदन चले गए, लेकिन उनकी अहलिया नुसरत भुट्टो और बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क में ही रहकर जनरल ज़िया के ख़िलाफ़ सियासी जद्दोजहद जारी रखने का फ़ैसला किया। तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो भुट्टो साहब को बचाने में नाकाम रहीं और बिलाखिर 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौत की खबर मिलते ही दोनों भाइयों ने ज़िया हुकूमत के ख़िलाफ़ हथियार उठा लिए और अल जुल्फ़िकार नामी तंजीम की बुनियाद रखी। इब्तिदा में दोनों भाई अफ़गानिस्तान और शाम में एक साथ रहे, जिसके बाद शाहनवाज़ अपनी बीवी के हमरा फ्रांस चले गए। 1985 में मुर्तज़ा भुट्टो को एक ऐसी खबर मिली जिसने उन्हें पूरी तरह हला कर रख दिया। उन्हें इत्तला मिली कि उनके भाई शाहनवाज़ फ्रांस में अपने फ्लैट में मुर्दा हालत में पाए गए हैं। मुर्तज़ा भुट्टो फ़ौरन फ्रांस पहुंचे। उन्होंने शाहनवाज़ के फ्लैट में दाखिल होते ही जो मंजर देखा उसे उनकी बेटी फ़ातिमा भुट्टो ने अपनी किताब में कुछ इस तरह बयान किया है। जब मेरे वालिद कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने शाहनवाज़ के जिस्म को सूफ़े और काफ़ी टेबल के दरमियान मुंह के बल ऊंधा पड़ा देखा। उनके जिस्म पर नीले रंग के धब्बे देखकर उन्हें लगा कि शाहनवाज़ के साथ कोई गैर फितरी वाक़या पेश आया है। उन्हें शक था कि शायद इसे जहर दिया गया है। बाद में पुलिस ने भी तस्दीक कर दी कि शाहनवाज़ के जिस्म में जहर के आसार पाए गए थे। जब तक भुट्टो जेल में थे, पूरी फैमिली मिलकर उन्हें बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन जैसे ही उन्हें फांसी दी गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क़यादत के हवाले से सरगोशियां शुरू हो गईं कि भुट्टो का सियासी जानशीन कौन होगा, बेनज़ीर भुट्टो या मुर्तज़ा भुट्टो। चूँकि बेनज़ीर मुल्क में ही मौजूद थी, इसलिए बज़ाहिर पार्टी की क़यादत उन्हीं के पास थी। दूसरी तरफ मुर्तज़ा भुट्टो मुल्क वापस नहीं आ सकते थे क्योंकि उन पर तैयारा हाईजैक करने के इल्ज़ामात थे। जब जनरल ज़िया फ़ज़ाई हादसे में हलाक हुए तो क़यादत के बारे में बहस ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर ली। इंतखाबात हुए और बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बन गई तो मुर्तज़ा भुट्टो ने भी इस मामले पर आवाज़ उठाना शुरू कर दी। इब्तिदा में बेनज़ीर उन्हें नज़रअंदाज करती रहीं, लेकिन उन्हें बड़ा धचका उस वक्त लगा जब उनकी वालदा नुसरत भुट्टो ने भी मुर्तज़ा की हिमायत शुरू कर दी, जिसके बाद बेनज़ीर ने मजबूरन अपनी वालदा को पार्टी ओहदे से अलग कर दिया। वालदा की हिमायत मिलते ही मुर्तज़ा ने वतन वापसी का फ़ैसला कर लिया। उनके वापस आते ही उनके आबाई शहर लाड़काना में पुलिस ने उनके हामियों पर फायरिंग कर दी। नुसरत भुट्टो ने उसका ज़िम्मेदार बेनज़ीर को ठहराया और बज़ाहिर हालात भी यही इशारा दे रहे थे, क्योंकि मुर्तज़ा की आमद से पार्टी पर बेनज़ीर की गिरफ्त कमज़ोर हो रही थी। 20 सितंबर 1996 को मुर्तज़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने पुलिस पर ज़्यादतियों का इल्ज़ाम लगाया। इत्तेफाक से उसी दिन वो कत्ल भी हो गए। यही वजह है कि पुलिस शुरू ही से शक के दायरे में रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा ने कहा था कि पुलिस वाले वर्दी पहनने के काबिल नहीं, उन्होंने कराची में कत्लेआम किया है और अब उनका वक्त ख़त्म होने वाला है। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हुकूमत में हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। इसी शाम मुर्तज़ा जब घर लौट रहे थे तो उन पर फायरिंग कर दी गई। इस वक्त के वाक़यात को फ़ातिमा भुट्टो ने अपनी किताब में यूं बयान किया है। मेरी वालदा किचन में खाना बना रही थी और मैं अपने छोटे भाई जुल्फ़ी के साथ वालदेन के बेडरूम में टीवी देख रही थी। इसी वक्त मेरी दोस्त नूरिया का फ़ोन आया। अभी हम बात कर ही रहे थे कि एक गोली चलने की आवाज़ आई और फिर गोलियों की बुछाड़ शुरू हो गई। मैंने नूरिया से कहा कि मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। मैं जुल्फ़ी को गोद में उठाए ड्राइंग रूम की तरफ भागी। मेरी माँ भी दौड़ती हुई वहाँ पहुँच गई। हम तकरीबन आधा घंटा वहीं बैठे रहे। चौकीदार ने बताया कि बाहर पुलिस वाले फैले हुए हैं, इसलिए हालात ठीक होने तक अंदर ही रहें। वक्त गुजरने के साथ फ़ातिमा और उनकी वालदा की परेशानी बढ़ती गई। फ़ातिमा बताती हैं, घर के आसपास पुलिस तैनात थी। जब वालिद काफ़ी देर तक घर नहीं आए
تو میں نے اپنی پھپھی کو فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ کافی دیر بعد ان کے شوہر آصف علی زرداری فون پر آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں پھپھی سے بات نہیں کر سکتی۔ جب میں نے بے زور دیا تو انہوں نے سرد مہری سے کہا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے والد کو گولی لگ گئی ہے؟ فاطمہ اور ان کی والدہ فوراً ہسپتال پہنچے۔ وہاں کا منظر بیان کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں، جب میں ہسپتال میں داخل ہوئی اور اپنے والد کے پاؤں دیکھے تو مجھے لگا کہ میں گر جاؤں گی۔ ممی دوڑ کر پاپا کے پاس گئی جو بیڈ پر بے ہوش لیٹے تھے۔ وہ چیخی، جاگو میر جاگو۔ میں نے پاپا کے چہرے کو چھوا تو میری انگلیوں پر خون لگ گیا۔ ان کا چہرہ اب بھی گرم تھا۔ میں اتنا گھبرا گئی تھی کہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ بعد میں ڈاکٹر غفار نے مجھے بتایا کہ پاپا سانس لینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن لے نہیں پا رہے تھے۔ ان کے گلے میں اتنا خون بھر گیا تھا کہ ان کے پھیپھڑوں تک ہوا پہنچانے کے لیے ٹیوب نہیں ڈالی جا سکی۔ بعد میں ٹیوب ڈالنے کے لیے ان کے گلے میں سوراخ کیا گیا تاکہ وہ سانس لے سکے۔ یہ ہو ہی رہا تھا کہ انہیں دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ وہی دم توڑ گئے۔ مرتضیٰ بھٹو کی موت نے بہت سے سوالات کو جنم دیا کہ ان کے جوابات آج تک نہیں مل سکے۔ مرتضیٰ کی بیٹی فاطمہ بھٹو اقتدار سے منسلک چند لوگوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتی ہیں، بلکہ ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کو اپنے والد کے قتل کا ذمہ دار سمجھتی ہیں۔ Do you believe that Asif Zardari is involved in the killing of your father? Yes, Do you believe that Benazir Bhutto has a role to play? yes, unfortunately.